जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी वर्णमाला की वर्ण विचार की 7वीं क्लास है। हम वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है, वो भी हमने कंप्लीट किए थे। और उसके बाद में हमने देखा व्यंजनों की बनावट। व्यंजनों की बनावट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम देखेंगे व्यंजनों के कुछ अन्य भेद होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये पढ़ने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर जैसे कंठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं, जैसे ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, दंत्य वर्ण कौन से होते हैं, वो सारी चर्चाएं आगे हम करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, आपको लिखना है व्यंजनों के अन्य भेद। व्यंजनों के अन्य भेद। व्यंजनों के कुछ एक अन्य भेद हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखना 1 नंबर पर संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन भाई? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। आप कहेंगे सर संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? एक बार हम लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिखेंगे और उसके बाद हम समझने वाले हैं ना। लिखना, 2 असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है भाई? संयुक्त व्यंजन। 2 असमान। आप कहेंगे सर असमान का मतलब क्या हो जाएगा? 2 अलग अलग, है ना। 2 असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है भाई? संयुक्त व्यंजन। यदि कोई आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, यदि कोई आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको संख्या कितनी बतानी है? 4 बतानी है। और कौन कौन से होते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से होते हैं? एक होता है कक्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज, और एक होता है हमारा स्र। मैंने आपके सामने ये 4 व्यंजन लिखे हैं और इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आपको कहना है सर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कि 2 असमान व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। और वो 2 असमान व्यंजनों का मेल कौन कौन से व्यंजन है? कक्ष, त्र, ज और स्र। संख्या कितनी है? 4। आप कहेंगे हमने आपकी बात मान ली सर, संख्या 4 है, 2 असमान व्यंजनों का मेल है। लेकिन इसमें कहाँ है 2 असमान व्यंजनों का मेल? असमान का मतलब 2 अलग अलग व्यंजन जब मिल जाते हैं तो वो व्यंजन कौन सा बन जाता है? संयुक्त व्यंजन बन जाता है। आप कहेंगे सर इसमें किन व्यंजनों का मेल है? तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रख लेना। ये कई बार पूछा जाता है कि कक्ष का निर्माण कैसे हुआ है। आपको कहना है सर इसके अंदर क आधा है और स षटकोण यहाँ पे क्या रहेगा? पूरा। और ये क्या बन जाएगा? कक्ष। यानी इसके अंदर क आधा है और श, और इसका उच्चारण क और श, कक्ष ऐसे होना चाहिए। आपको कहना है सर त्रय के अंदर, ध्यान देना, त्रय के अंदर तय आधा रहेगा और इसके अंदर पूरा क्या है भाई? रह पूरा है। मैंने पूछा जय के अंदर, आपको कहना सर इसके अंदर जय आधा है और पूरा क्या रहेगा? यह पूरा रहेगा। मैंने पूछा श्रेय के अंदर, आपको कहना सर श्रेय के अंदर स आधा है और पूरा क्या रहेगा? रह पूरा रहेगा। कई बार सीधा पूछा जाता है कि जय का निर्माण कैसे? हालांकि ध्यान रखना, अपन कहते हैं इसको ज्ञ, है ना। जैसे अपन क्या कहते हैं? ज्ञानी। आपको कहना सर इसके अंदर जय और ये है, इसका उच्चारण होना चाहिए ज, और इसके अंदर क्या है? स और रे, इसका उच्चारण होना चाहिए स्र, और इसके अंदर तय और रह, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? त्र, और इसके अंदर क्या है? क और श, इसका जो उच्चारण है कैसे होना चाहिए? कश होना चाहिए। आप कहेंगे सर वो बात ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन हमें कुछ याद आ रहा है। मैंने पूछा क्या याद आ रहा है? आप कहेंगे सर क एक पूंछ वाला है और इसको आधा पूंछ आधी करके करेंगे और श षटकोण इस प्रकार से लिख देंगे। हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। यानी इसका उच्चारण क्या हुआ? आपको कहना सर कश, और इसका भी उच्चारण क्या हुआ? यही सेम हुआ, कश। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हुई विद्वानों को। उन्होंने कहा जब भी क आधा और श षटकोण आएगा तो हम क्या कर देते हैं? इसके लिए एक अलग चिन्ह डिसाइड कर देते हैं। उन्होंने कहा क आधा और श षटकोण जैसे ही आएगा हम ऐसा लिख देंगे और हम स्वतः मान लेंगे, हम स्वतः ग्रहण कर लेंगे कि इसके अंदर क आधा और श षटकोण पूरा है। किसके अंदर? इस कक्ष के अंदर। बताओ बात समझ में आई क्या?
यानी क और श के लिए अलग से चिन्ह बना दिया गया कि क और श जैसे ही आएगा हम क्या कर देंगे, श इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान देना, त आपको कहना है सर त आधा है और यहाँ पे रे पूरा है, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, त्रय होना चाहिए। इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, त्रय इस प्रकार से होना चाहिए। ध्यान देना, आपको कहना है कि सर हमें तो याद आ रहा है कि रे से पहले यदि कोई आधा होता है, रे से पहले यदि कोई आधा होता है तो रे उसके क्या करता है, पैरों में चला जाता है, बिल्कुल पैरों में चला जाता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर इस प्रकार, ये तो फिर इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ये तय लिख दिया और तय के पैरों में क्या लगा दिया, रे लगा दिया, त्रय इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। ये धीरे धीरे आप कहेंगे सर त्रय जैसे ही आया तो धीरे धीरे ये तय ऊपर चला गया, धीरे धीरे त्रय ये तय ऊपर चला गया और रे इस प्रकार से दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे लिखते गए और फिर ये ऊपर चला गया और फिर ऐसे लिखने लगे। अब इसको कैसे बना दिया है, त्रय को ऐसे ही आपको कहीं पे रूप ऐसे भी दिखाई देता है, हालांकि ऐसा भी आपको रूप दिखाई देता है त्रय का। आपको कहना है सर हमें ये समझ में आ चुका है कि ऊपर वाली ये जो पंखुड़ी है ये किसको दर्शाती है, तय को दर्शाती है। ये नीचे वाली पंखुड़ी किसको दर्शाती है, रे को दर्शाती है। यानी त्रय के अंदर ऊपर वाला तय और नीचे वाला क्या है, रे। तो इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, त्रय। यानी तय आधा और रे जैसे ही आते हैं तो आपको कैसा निशान बना देना चाहिए, आपको इस प्रकार से ये निशान बना देना चाहिए और आपको कहना चाहिए ये त्रय है। क्या है, त्रय। ध्यान देना, आपको कहना है सर ज आधा है, पाई वाला है, तो इसकी पाई हटा करके इस प्रकार से लिख दो ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल इसका उच्चारण ज और इसका उच्चारण भी ऐसे ही है, ज, कोई दिक्कत नहीं। ग इसका उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए ना। देखो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ज है ना, अपन क्या करते हैं ग, लेकिन ग नहीं, इसके अंदर आधा ज और ये ज होना चाहिए। धीरे धीरे ये जो ज है विद्वानों को दिक्कत हुई कि भाई इसको ऐसा लिख रहे हैं, पहले तो ऐसा करो फिर ऐसा करो, कौन इतना करे ना। तो विद्वानों ने कहा ऐसा करके इसको ऐसा ही लिख देंगे ना, यानी ज के लिए अलग ही निशान बना दिया। यानी जैसे ही ज आधा और यह पूरा आएगा तो हम इस प्रकार का निशान बना देंगे और हम ग्रहण कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि इसके अंदर आधा ज और क्या मिला हुआ है, यह पूरा मिला हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ध्यान देना, आप कहेंगे सर स यदि आधा है, स और रे, और हमें याद आ रहा है रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो उसको पैरों में लिख दो ना। बिल्कुल पैरों में लिख सकते हैं, श्रेय इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, श्रेय। इसका भी उच्चारण श्रेय और इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, श्रेय। लेकिन दिक्कत हुई किन को, विद्वानों को दिक्कत हुई। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये श्रेय लिखते लिखते क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया और उन्होंने मान लिया जैसे ही स आधा और रे आएगा तो हम मान लेंगे कि ऊपर वाला स है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, श्रेय। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ध्यान देना, आपको कहना है सर जैसे आपने लिखा श्रेय, तो हम भी आज के बाद ये मान लेंगे कि स आधा और रे जैसे ही आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो स हो जाएगा, ये किसको दर्शा रहा है, रे को दर्शा रहा है। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, श्रेय। श्रेय तो करते हैं, बताओ क्या दिक्कत है। आखिर आपको ये समझ में, हालांकि ये सब आपको समझने की आवश्यकता नहीं है ना। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, देखना। ये सब आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे सर हमें क्या आवश्यकता है। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको कहना है सर दो असमान व्यंजनों का मेल। जब दो व्यंजन मिल जाते हैं, अलग अलग व्यंजन मिल जाते हैं, असमान का मतलब होता है अलग अलग व्यंजन मिल जाते हैं, तो व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी बतानी है, 4। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, कक्षय, त्रय, जय और श्रेय। पूछा जाए कक्षय का निर्माण क और स से हुआ है, त्रय का निर्माण तय और रे से हुआ है, जय का निर्माण जय और यह से हुआ है, श्रेय का निर्माण से और रे से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ध्यान देना, अपन एक शब्द लिखते हैं, एक शब्द अपन क्या लिखते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। अपन एक शब्द लिखते हैं श्रृंगार, क्या लिखते हैं, श्रृंगार। अपन एक शब्द लिखते हैं श्रृंखला, क्या लिखते हैं भाई, श्रृंखला। 3-4 शब्द ऐसे दे रहा हूं जो अक्सर अपन गलतियां करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया श्रृंग, क्या लिख दिया भाई, श्रृंग, इस प्रकार से। तो ये अक्सर शब्द क्या होते हैं भाई, ये शब्द क्या होते हैं, गलत होते हैं। आप कहेंगे सर गलत क्यों है, गलत इसलिए है, मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर इसको स कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, इसको रे कहते हैं, श्रेय। और मैंने कहा ये क्या लगा दिया, ये तो री की मात्रा है, तो इसका उच्चारण देखो, स र री,
सररिंगार हो गया। इसका उच्चारण क्या हो गया? सररिंगार हो गया। अपन को क्या करना है? इसका उच्चारण श्रृंगार करना है। आप कहेंगे सर ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको लिखना है ये रहा स और इसके अंदर री की मात्रा, और श्रृंगार कैसे होगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसका उच्चारण करो, स के अंदर री की मात्रा और ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा? श्रृंगार। कैसे उच्चारण हो जाएगा? श्रृंगार। आप कहेंगे सर श्रृंखला शब्द भी गलत हो जाएगा। देखो स र और री की मात्रा और लगा दी, है ना, ये क्या हो गया? श्रृंखला। शब्द अशुद्ध हो रहा है भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, हमारी धरती पर क्या, हमारे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा अगर आपको लगा हुआ है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों सर? स र और री ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ध्यान देना। आप कहेंगे सर श्रृंखला शब्द कैसे लिखा जाएगा? ये रहा स और इसके अंदर री की मात्रा, और इस प्रकार से क्या लिखा जाएगा? श्रृंखला शब्द लिखा जाएगा। श्रृंखला, है ना। श्रृंखला भी नहीं कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? श्रृंखला। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान देना। श्रृंग, आप कहेंगे सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे स हो गया और इसके अंदर क्या लगा दिया? री की मात्रा, और ये क्या लिख दिया हमने? श्रृंग लिख दिया। बताओ क्या दिक्कत है? आखिर आपको ये समझ में आ गया होगा। देखना, आप कहेंगे सर स के अंदर री, ये स है, स के अंदर री, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। अरे मैंने कब मना किया आपको? स है, स के अंदर री लगा दिया। देखना ध्यान से। आप कहेंगे सर ये रहा स और स के अंदर मैंने री लगा करके ऐसे यदि लिख दिया श्रृंगार, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है, कोई मना आपको नहीं करेगा। श्रृंगार ये भी सही है और श्रृंगार ये भी सही है, लेकिन श्रृंगार क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आप कहेंगे सर श्रृंखला में स और यहाँ पे री की मात्रा लगा करके हम श्रृंखला ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। आप कहेंगे सर स के अंदर री की मात्रा, ऊपर आ गया अनुसार, ये शब्द क्या हो गया? श्रृंखला, है ना। तो हालांकि ये भी तो क्या है? ये भी सही तो है, ये वाला सही तो है, मैंने आपको बता दिया। तो आखिर आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया और ये वाली गलतियां आप कभी नहीं करोगे। आ गया अच्छे से समझ में? यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप क्लास को कंटिन्यू रखिएगा ना, तो अपन कंटिन्यू क्लास को रखेंगे। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, ये शब्द हैं, इनको आप लिख लेना है, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए भाई, अब ध्यान देना। आप कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं ना। देखना, मैंने यहां पे लिखा है मैंने यहां पे लिखा है कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? मैं आपके सामने कुछ एक शब्द लिख रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्षीर, क्या लिख दिया? क्षीर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाथ, क्या लिख दिया? हाथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पैर, क्या लिख दिया? पैर। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया घड़ा, क्या लिख दिया भाई? घड़ा। मैंने आपसे पूछा कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो आपको कहना है सर हमें नजर आ गया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, कक्षय, त्रय, ज्य और श्रय, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आप कहेंगे सर ये सिंपल सी बात हो गई अब हमारे लिए। तो आप कहेंगे क्षीर शब्द क्या हो जाएगा? आपको कहना सर इसके अंदर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर से दोहरान कर रहा हूं, सुनिएगा बात को। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों के अन्य भेद। व्यंजनों के अन्य भेद के अंदर हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। सर संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो असमान व्यंजनों का मेल, यानी व्यंजनों का मिल जाना। अलग अलग व्यंजन जब मिल जाते हैं तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संख्या अगर पूछी जाए तो संख्या आपको कितनी बतानी है? 4। कक्षय, त्रय, ज्य और श्रय, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। थोड़ी सी बनावट ध्यान रख लेना भाई, थोड़ी सी आपको क्या करनी है? बनावट ध्यान रखनी है। जैसे यदि पूछा जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कक्षय, कक्षय में वर्ण है, क्या लिखा? कक्षय के अंदर जो है वर्ण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आ गया क और श और क, स और क और क्या आ गया? श।
आपसे पूछा, देखो हाँ ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, कक्षे में वर्ण कौन कौन से हैं। आपको कहना है सर ने हमें बताया था इधर वाला हमेशा क्या रहेगा, आधा रहेगा, और कक्षीय, और इधर क्या रहेगा, क रहेगा। तो ध्यान दो, इधर क वाले ऑप्शन तो यहाँ पे 2 ही है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। कक्षीय के अंदर देखो पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है ना, तो आपको कहना सर क वाले ऑप्शन सही रहेंगे, ये वाले इनको तो क्या कर दो, कट कर दो। अब आपको जो लड़ाई रही है इन दोनों से, आपको याद आया कि सर ने हमें बताया था इधर वाला हमेशा क्या होता है, आधा, तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। आगे बहुत अच्छे तरीके से देखना, और अच्छे से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, जैसे ये पूछ लिया जाए कि कक्षीय में वर्ण कौन सा है, कक्षीय में वर्ण कौन सा है, और मैंने इसको क्या कर दिया, हलंत लगा दिया, और पूछा है, ऑप्शन दिया आपको क और श, और आपको ऑप्शन दे दिया क और श, आपको ऑप्शन दे दिया स और क, स। पूछा है कक्षीय के अंदर वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ने तो हमें बताया कक्षीय के अंदर क आधा होता है और श पूरा होता है। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन देखेंगे आप पहले को टिक करके आ जाएंगे, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे मैंने हलंत लगाया है, इसका मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, यानी क भी आधा है, अब से भी क्या हो चुका है, इसके अंदर आधा हो चुका है। ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा, सेकंड ठीक रहेगा। यानी अब इसके अंदर स्वर, हलंत का मतलब है इसके अंदर स्वर है ही नहीं, इसके अंदर यहाँ पे ए दर्शा रहा है। यहाँ पे कौन सा स्वर मिल रहा है आपको, ए। आपको कहना इसके अंदर स्वर है ही नहीं, इसका मतलब कह तो बेचारा पहले से ही आधा है, अब से भी यहाँ पे क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। तो आपको कहना है दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक रहेगा। बताओ बात समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल। चलो तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ तक आप साथ साथ में लिखें तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए भाई अब ध्यान देना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछ रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। प्रश्न यही है कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुत्ता, क्या लिख दिया भाई, कुत्ता। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है बलगा, क्या लिख दिया है, बलगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है सच्चाई, क्या लिख दिया है भाई, सच्चाई। और मैंने एक शब्द लिख दिया है अन्न, क्या लिख दिया है भाई, अन्न। और पूछा है कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस शब्द के अंदर हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सही है। क्यों सर, आपने तो हमें बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, कक्षीय, त्रय, जय और श्रेय, और हमने देखा यहाँ पे किसी भी प्रकार का कक्षीय, त्रय, जय और श्रेय नहीं आया है। कहाँ है ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यहाँ पे किसी भी शब्द में नहीं हुआ है। क्वेश्चन गलत है, डिलीट करने योग्य है, रद्द करने योग्य है। बात क्या हो जाएगी, गलत है, क्वेश्चन सही है। सही देखो, संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको 4 ही बतानी है, लेकिन ध्यान रख लेना 2 असमान व्यंजन, 2 अलग अलग व्यंजन यदि कोई और भी मिलते हैं तो वो भी किसका निर्माण कर देते हैं, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग कर देते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। ध्यान देना, ध्यान देना भाई। बताओ यहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल है कि नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे मेल है। बताओ यहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल है कि नहीं है। बताइए यहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल है कि नहीं है। बताओ यहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल है कि नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें मेल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन से, आप कहेंगे सर इसका मतलब तय आधा और तय पूरा यहाँ पे इस प्रकार से मिले हुए हैं। यहाँ पे लय आधा और गय है, और यहाँ पे चय आधा और चय है, और यहाँ पे इस प्रकार से इन व्यंजनों का मेल है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, ध्यान देना। 2 अलग अलग व्यंजन जब और भी कोई इनके अलावा, आपको कहना सर 2 अलग अलग व्यंजन जब मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। यहाँ पे सर मेल तो हुआ है, यहाँ पे मेल तो हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, एक जैसे हैं। दोनों क्या है, एक जैसे। इसका मतलब संयुक्त व्यंजन नहीं है। सर यहाँ पे दोनों का मेल तो हुआ है, यहाँ पे दोनों का मेल तो हुआ है, लेकिन ये क्या नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना।
आपको कहना सर मेल तो यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि मेल होना चाहिए, लेकिन मेल कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको कहना है सर यहाँ पे क्या हो चुका है, दो अलग अलग व्यंजनों का मेल, यानी ये भी अलग ये भी अलग, दोनों का मेल कैसा, मेल हुआ है, और मेल कैसा हुआ है, अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो वैसे फिक्स है 4, कक्षय, त्रय, ज्य और श्रय, मूल तो ये 4 ही हैं, और इनके अलावा और भी शब्द होते हैं जो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा मिट्टी, क्या लिखा भाई, मिट्टी। मैंने पूछा संयुक्त व्यंजन है क्या, आप कहेंगे सर एक आधा और एक पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया विकल्प, क्या लिखा भाई, विकल्प, और मैंने पूछा क्या ये संयुक्त व्यंजन है, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या है, मेल है, यहाँ पे क्या है, मेल है। एक आधा और एक पूरे व्यंजन, यानी दोनों का अलग अलग मेल है, ये क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। कैसा व्यंजन कहलाएगा भाई, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। बताओ बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है उत्तम, मैंने यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा है, उत्तम, और मैंने आपसे पूछा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है या फिर नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेल तो हो रहा है, ध्यान रख लेना, उत्तम ऐसे भी मिल सकता है, उत्तम ऐसे भी मिल सकता है ना। तो आपको कहना सर दो अलग अलग व्यंजनों का नहीं है, यहाँ पे तो दो सेम व्यंजनों का मेल है, इसका मतलब यहाँ पे तय आधा है ना। आपको कहना सर मेल तो हो रहा है, लेकिन दोनों एक जैसे व्यंजन है, इसका मतलब ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। सर ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो कौन सा व्यंजन कहलाएगा, मेल हो अगर एक जैसा हो, वो संयुक्त नहीं है तो फिर क्या कहलाएगा, वो आगे की बात है, वो आगे हम करेंगे। फिलहाल आपको अभी यही समझना है कि दो अलग अलग व्यंजनों का मेल जब हो जाता है तो वो व्यंजन क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन बन जाता है। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है संकल्प, क्या लिखा है भाई, संकल्प, और मैंने आपसे पूछा, आप कहेंगे सर लय आधा और पै पूरा, लय आधा और पै पूरा, यहाँ पे दो अलग अलग व्यंजनों का मेल है, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन। मुख्यतः संख्या 4 ही बतानी, कक्षय, त्रय, ज्य और श्रय। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। आप कहेंगे सर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बात समझ में आ चुकी है। तो ये संयुक्त व्यंजन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का और इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो भाई आगे लिखिएगा द्वितो व्यंजन, यानी व्यंजनों का अन्य भेद। हमारा संयुक्त व्यंजन कंप्लीट है। आगे लिखिएगा द्वितो व्यंजन। सर द्वितो व्यंजन क्या है, तो पहले लिखो तो सही है ना, ऐसे ही आप जल्दबाजी कर रहे हो। दो समान व्यंजनों का मेल, दो समान व्यंजनों का मेल, दो समान व्यंजनों का मेल, यानी मेल होना चाहिए व्यंजनों का, लेकिन समान व्यंजनों का मेल। एक जैसे जब व्यंजन मिल जाते हैं तो व्यंजन संयुक्त नहीं कहलाते हैं, फिर वो व्यंजन क्या कहलाते हैं, द्वितो व्यंजन कहलाते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो समझ में आया नहीं, एक दो उदाहरण के माध्यम से हमें समझाइएगा। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा है चक्कर, क्या लिखा है, चक्कर, या फिर मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है पक्का, या फिर मैंने एक शब्द यहां पे लिखा है उत्तर, है ना। उत्तर वैसे भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये लो उत्तर। और मैंने यहां पे लिख दिया खट्टा, है ना। मैंने यहां पे लिख दिया जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सच्चा, क्या लिख दिया भाई, सच्चा। मैंने आपको क्या कहा, द्वितो व्यंजन, दो समान व्यंजनों का मेल क्या कहलाएगा, द्वितो व्यंजन। आप कहेंगे सर एक आधा और एक पूरे का मेल है, एक आधे और एक पूरे का मेल है, यहाँ पे भी 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 मेल है। मैंने कहा मेल वाला संयुक्त कहलाएगा। आप कहेंगे सर मेल वाला तो संयुक्त कहलाएगा, लेकिन व्यंजन दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
तो मैंने कहा ये संयुक्त नहीं है क्या, आपको कहना सर संयुक्त नहीं है, दो समान व्यंजनों का मेल, यहाँ पे लिखा समान यानी एक जैसे व्यंजनों का यहाँ पे मेल हो रहा है, एक जैसे व्यंजनों का मेल, एक जैसे व्यंजनों का मेल, एक जैसे व्यंजनों का मेल, इसका मतलब ये व्यंजन कौन सा हो चुका है, द्वित्व व्यंजन हो चुका है। कौन सा व्यंजन हो चुका है, द्वित्व व्यंजन। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों भेद क्या हो चुके हैं, कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं ना। हमने पढ़े व्यंजनों के अन्य भेद, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्वित्व व्यंजन। मैं फिर से दोहरान करवा रहा हूं, ध्यान देना। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं होती, कंठस्थ हो जाता आपके, है ना। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य मान लीजिएगा कि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे, फिर भी अपन जो है ऑफलाइन वाली फीलिंग से अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, व्यंजनों के अन्य भेद के अंदर हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजनों का मेल, आपको कहना सर क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। संख्या इनकी 4 है, कक्षय, त्रय, जय और श्रेय, और किस प्रकार से मिलकर के ये बने हुए हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन। आप कहेंगे सर द्वित्व व्यंजन में भी मेल होता है, मेल होता है, कोई आधा और पूरा व्यंजन मिल जाते हैं, वो भी एक द्वित्व व्यंजन बन जाता है। लेकिन वो व्यंजन कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। वो व्यंजन कैसे होने चाहिए, एक जैसे। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, ये उदाहरण लिख दिए। आगे बात समझ में, यहाँ तक आप इनका स्क्रीनशॉट लो, आगे की बातें हम कर रहे हैं। चलो भाई, ये हमारे व्यंजनों के भेद हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम करने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। चल, अब हम लिख रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। अब हमारे जितने भी वर्ण हैं, वर्ण के अंदर स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। वर्णों का वर्गीकरण क्या कर रहे हैं भाई, वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। और वर्णों का वर्गीकरण पहला हम करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर भाई, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। 1 नंबर पर लिख लेना। वर्णों के वर्गीकरण के अंदर हम स्वर भी पढ़ेंगे और व्यंजन भी। वैसे स्वर और व्यंजन के मुख्यतः भेद हमने पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो गए, अन्य भेद भी हमने पढ़ लिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं, उनका वर्गीकरण हम करेंगे ना। पहला वर्गीकरण करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी उच्चारण स्थान का मतलब क्या हुआ, उच्चारण जैसे पूछा जाता है दंत्य कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं। ध्यान देना, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। आपको मुख्य अंग पूछे जाएंगे। यदि आपसे पूछे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है, मुख्यतः अंग अगर आपसे पूछे जाए तो आपको कहना सर मुख्य अंग कितने होते हैं, 5 होते हैं। मुख्य अंग उच्चारण स्थान के आधार पर आपसे पूछा जाए कि मुख्य अंग कितने होते हैं, 5। सर ये मुख्य अंग कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, मुख्य अंग 1 नंबर पर यहाँ पे होता है कंठ, और पूछा जाता है कि कंठ्य वर्ण कौन से हैं। और उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर आता है तालु। क्या आता है भाई, तालु। पूछा जाता है तालव्य वर्ण कौन से हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो गड्ढेनुमा भाग है इसे कहते हैं मूर्धा, तो ये मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। उसके बाद में आता है दांत, तो ये क्या कहलाएंगे, दंत्य वर्ण कहलाएंगे। और उसके बाद में क्या आते हैं होठ, तो ये क्या कहलाएंगे, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर मुख्य अंग कितने होते हैं, आपको कहना सर मुख्य अंग कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और क्या होते हैं, ओष्ठ। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंठ्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, दंत्य वर्ण कौन से हैं और ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं।
तो मुख्य स्थान एक बार आपको कितने बताने हैं? 5 ही बताने। कौन कौन से मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब ध्यान देना, आप कहेंगे सर फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ना। तो 1 नंबर पर आपको लिखना है दंत्य वर्ण। कुछ अन्य अंग भी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे मुंह के अंदर एक लटकता हुआ भाग दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? काकल कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल। और काकल को ही क्या कहते हैं? अलीजीवा। क्या कहते हैं भाई? अलीजीवा। अलीजीवा का मतलब होता है छोटी जीभ, अलीजीवा, है ना। ये जो मुंह के अंदर कभी कभार ये पूछा जाता है कि काकलीय वर्ण कौन सा है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान देना, ये जो दांतों के पीछे वाला जो भाग होता है ना, ये जो दांतों के पीछे वाला, इसे कहते हैं वर्तस्य। क्या कहते हैं भाई? वर्तस्य। वर्तस्य का मतलब क्या है सर? वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा, और मसूड़े वाले भी कई बार व्यंजन जो है वर्ण पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर जल्दी बताओ ना, कौन से कंठ्य हैं, कौन से ओष्ठ्य हैं, कौन से दंत्य हैं, कौन से मूर्धन्य हैं? ये सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा 1 दिन का वेट। नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।